हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए आपकी तबीयत कैसी? ठीक है, प्लीज इस चीज़ को कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, आपकी तबीयत कैसी है और आपका सिटिंग हावर कितना है, आप कितने घंटे बैठ पढ़ाई करते हैं। जैसा कि हम रोज कहते हैं, कितने घंटे तुम बैठ के पढ़ते हो जरूर मायने रखता है, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की जो डेस्टिनी है, तुम्हारे जीवन में जो तुम कामयाबी पाने वाले हो, इसका बहुत बड़ा योगदान है उसमें, तुम्हारे सिटिंग हावर का। क्योंकि यही सेटिंग हाउस तुम्हें महान बनाएगा, कि जब तुम बैठ के पढ़ाई करोगे तभी तुम्हारे रिजल्ट बेहतरीन आएंगे। बात समझ में आई? तभी तुम्हारे रिजल्ट बेहतरीन आएंगे। तो यहीं से सारी प्रक्रियाएं होंगी फिर आगे। तो यही सेटिंग हावर जो है तुम्हारे लाइफ की जो जर्नी है उसमें बहुत बड़ा रोल रखता है। बात समझ में आई? सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं हम आप सबका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए कैसे हैं आप सब? ठीक है, और इस इकोनॉमी की सीरीज में आज का टॉपिक जो है एमएसएस है। मतलब क्या हुआ? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। कुछ स्कीमें जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जाती हैं, उनके कारण से मार्केट में स्टेबिलिटी किस प्रकार से बनी रहती है। बात समझ में आई? उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आरबीआई का। ठीक है, हाँ, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आरबीआई का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा आरबीआई आरबीआई क्या, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है मार्केट किस प्रकार से कंट्रोल करती है आरबीआई के थ्रू। एक्चुअली में आरबीआई अंडर द गवर्नमेंट है ना, आरबीआई डिपेंडेंट कोई मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। ठीक है, सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बेहतरीन थॉट के साथ सेशन को शुरू करते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम इस संसार में कर न सको, और जो ये कहता है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है आज के समय में। सब कुछ संभव है यहाँ पे, एवरीथिंग। जो तुम सोच सकते हो वो तुम कर सकते हो। ये जो भी कहता है एकदम सही कहता है। जो कुछ इस दिमाग में प्रक्रियाएं आ सकती हैं, यदि मैं एक स्पेस कंपनी के बारे में सोच सकता हूँ बनाने के लिए, तो मैं उसको रियलिटी में कर सकता हूँ। अगर मैं एक 20-25 मिलियन यूट्यूब चैनल के बारे में बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं उसको कर सकता हूँ। अगर मैं यूपीएससी टॉप करने के बारे में सोच रहा हूँ, देन आई कैन डू इट। ये तो बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, मैं टाटा, मैं बिरला, मैं अंबानी के बाद मेरा नाम आएगा। केसरिया थोड़ा हो गया ज़्यादा ये। ठीक है, तो तुम कर सकते हो। तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुम चाहो और उसको कर ना पाओ। बात को समझो, एवरीथिंग इज पॉसिबल है। लोगों ने करके नहीं दिखाया यार। पता नहीं कितने कीर्तिमान लोगों ने स्थापित किया इस संसार में। ऐसी ऐसी चीजें करके दिखाया कि जिसके बारे में लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, कल्पना की ही नहीं जा सकती थी। लेकिन उनके विल पावर ने, उनकी इच्छाओं ने उस चीजों को करके दिखाया। बात समझ में आई? तो अगर किसी चीज की प्लानिंग करना, किसी चीज के बारे में तुम सोचना गोल बना के कि मैं ये कर सकता हूँ, बस तुम रियलिटी में कर सकते हो। बस तुम्हें खुद पे विश्वास होना चाहिए। योर बिलीफ सिस्टम सब कुछ यही कराएगा। चाहे तुम्हारे पास कोई स्किल हो उससे रिलेटेड या ना हो, लेकिन तुमने सोचा हो कि मैं इसको करूंगा, यू रियली डू इट। लेकिन बस तुम्हारा ये बिलीव हो कि मैं कर सकता हूँ, सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। उससे रिलेटेड स्किल आ जाएगी, बैलेंस आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा बस सोचने से। बात समझ में आई? सो इसी बेहतरीन ऊर्जा के साथ हम इस सेशन को चालू करते हैं। और देखो यार, व्यू कितना लाजवाब है, ये देखो क्या शानदार व्यू है। देखो बेहतरीन एक सुबह हो रही है कि शाम है, शाम ना, नज़ारा अच्छा है ना। तो इसका थोड़ा आनंद ले लो और इसी के साथ शुरू करते हैं
एमएसएस, एमएसएस। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है? इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉनेटरी मैनेजमेंट, ठीक है, मॉनेटरी मैनेजमेंट के लिए एक हथियार आरबीआई के द्वारा जो निजात किया गया है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉनेटरी मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन द सन 2004 में, सन 2004 में एमएसएस को इंट्रोड्यूस किया गया मॉनेटरी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। सरप्लस लिक्विडिटी ऑफ अ मोर इंड्यूरिंग नेचर arising from large capital inflows is absorbed through the sale of short dated government securities and the treasury bills। इसमें यह बताया गया है जो सरप्लस अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी जो मार्केट में फ्लो हो रही है ओवरनाइट बोरोइंग के थ्रू, जो शॉर्ट टर्म लेंडिंग प्रक्रिया आरबीआई के द्वारा चालू की गई थी, उसके द्वारा बैंक जो है अधिक अमाउंट में पैसा जो है आरबीआई से ले रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि मार्केट में मनी का फ्लो सरप्लस अमाउंट में हो रहा है। बात समझ में आई? ट्रेजरी बिल्स, द मोबिलाइज कैश इज हेल्ड इन अ सेपरेट गवर्नमेंट अकाउंट, जो मोबिलाइज कैश है, ठीक है, उस हेल्ड हो सेपरेट गवर्नमेंट अकाउंट विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रोसेस के लिए एमएसएस को निजात किया गया मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है, जो क्या कहते हैं जो पैसा रिलीज हो रहा है फ्रॉम द आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मार्केट में फ्लो कर रहा है, उस पैसे को कुल मिला बात ये कहना है प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करके हर जगह जो है इक्वल अमाउंट में उसका पहुंचना। इक्वल अमाउंट मतलब क्या हुआ? जिस सेक्टर में जितनी ज़रूरत है उस पैसे की, उस सेक्टर में बस उतनी मनी पहुंचना। बात समझ में आई? और फालतू पैसा फिर से वापस आ जाए, उसका प्रयोग करप्शन फॉर्म में ना होने पाए, ठीक है, अदर इनस्टेबिलिटी जगहों पे ना होने पाए, ठीक है, टेररिज्म इस प्रकार की प्रक्रियाओं में ना होने पाए, ठीक है, टेरर एक्ट से बचा जाए, तो इन सब चीज़ों से इसलिए इन स्कीमों को लॉन्च किया गया, ठीक है। ये नेसेसरी है ना, अगर जो पैसा बैंक से निकल के लोन के फॉर्म में बाहर जाएगा, वो पैसे क्या होगा? अगर फालतू मार्केट में पड़ा रहेगा तो उसका यूज उल्टी सीधी जगहों पे होगा कि नहीं होगा? मार्केट को ख़राब करने के लिए यूज किया जाएगा उसका। केवल यही प्रक्रिया से आप मत देखिए ना कि इन्फ्लेशन आ जाएगा, नहीं, उसका प्रयोग अदर जगहों पे भी हो सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कई जगहों पे फोकस करना है, उसका क्या कहते हैं प्रयोग करेंसी को भी, करेंसी की वैल्यू को भी गिराने के लिए हो सकता है। बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया है। द इंस्ट्रूमेंट दस हैज फीचर ऑफ बोथ एसएलआर एंड द सीआरआर। इस इंस्ट्रूमेंट के बाद क्या फीचर है? एसएलआर का भी फीचर है और सीआरआर का भी फीचर है, ठीक है। इसके बारे में बहुत डिटेल इसमें दिया नहीं है, ठीक है, इस बुक में, लेकिन फिर भी इतना जान लेते हैं, ठीक। इसमें एसएलआर और सीआरआर दोनों का फीचर है। इस व्यू को आप देखते रहो, काफ़ी तगड़ा व्यू है ये, ठीक है। थोड़ा ये चेहरा अपना छोटा कर देते हैं, आनंद लो फिर इसका। ये है, शानदार नज़ारा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है प्रक्रिया एमएसएस की, ठीक है, जिसमें एसएलआर और सीआरआर दोनों, ठीक है, इसमें एसएलआर और सीआरआर दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है। आगे है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी स्कीम, एसडीएफसी, ठीक है, एस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी स्कीम, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें है न्यू स्कीम हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय द यूनियन बजट सन 2018-19 में। पहली बात एक चीज़ तुम नोट करो, इसमें सन 2018-19 में इस स्कीम को प्रपोज किया गया, इस स्कीम को लाया गया यूनियन बजट के द्वारा। क्या? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी स्कीम लिख दो कि समझ जाओगे, स्टैंडिंग। और ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रीलिम्स में भी और या फिर एसएससी या फिर रेलवे का जो रेलवे में जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है, इकोनॉमी के सेक्शन में डिपॉजिट फैसिलिटी स्कीम, ठीक है। ये चीज़ सन 2018-19 में लाई गई, किसके द्वारा? यूनियन बजट के द्वारा, यूनियन बजट 18-19। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सच अ टूल वाज प्रपोज बाय द आरबीआई इन द नवंबर सन 2015 में
स्कीम, अच्छा मतलब सन 2015 में इसको प्रपोज किया गया था। एक क्वेश्चन तुम इसको भी नोट कर लेना, सन 2015 में आरबीआई के द्वारा प्रपोज किया गया था, लेकिन 18-19 में इसको लाया गया यूनियन बजट के द्वारा। नवंबर सन 2015, स्कीम एम्ड एट हेल्पिंग द आरबीआई टू मैनेज लिक्विडिटी। क्या स्कीम का एम था? आरबीआई की हेल्प करना। किस चीज में हेल्प करना? लिक्विडिटी को मैनेज करने की। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये यूपीएससी में पूछ सकता है कि एसडीएफएस स्टेबिलिटी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी स्कीम का यूज क्या था। आरबीआई कहाँ पहली बात पूछेगा, इसका यूज कहाँ पे हो सकता है? पहला क्वेश्चन तुम बताओगे इसका यूज आरबीआई करेगी। दूसरा दूसरा क्वेश्चन बन सकता है किस कारण से करेगी। दूसरा क्वेश्चन तुम बताओगे आंसर इसका लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए करेगी। बात समझ में आई? इन चारों पांचों चीजों को आप नोट करिए। देखिए यहाँ से 4 क्वेश्चन बन गए। पहले तो एसडीएफएस के बारे में पूछेगा, कब इसको लॉन्च किया गया था? सन 2015 में प्रपोज किया गया था आरबीआई के द्वारा, 18-19 में इसको लॉन्च किया गया यूनियन बजट के द्वारा, मतलब लाया गया, ठीक है। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ, क्या बोलते हैं, इसका यूज कौन करता है? तो इसका यूज आरबीआई करता है, ठीक है। और उसके बाद क्यों यूज करता है, मतलब कारण क्या है इसका यूज करने का, इसका पर्पज क्या है? तो बताओगे लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो कैश फ्लो हो रहा है मार्केट में, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बात समझ में? देखो 5 क्वेश्चन निकला एक टॉपिक से, तो ये है पढ़ने का तरीका। इस तरह तुम पढ़ के क्वेश्चनों को जब निकालोगे तब आनंद आएगा पढ़ने में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मैनेज लिक्विडिटी इन अ बेटर वे स्पेशली व्हेन द इकोनॉमी इज फ्लस। फ्लस मतलब समझ रहे हो ना? जब तुम फ्रेश होते हो, क्या बोलते हैं, बाथरूम में जाते हो तो फ्लस दबाते हो ना, सारा मटेरियल आउट ऑफ क्या बोलते हैं, निकल जाता है ना, बाहर चला जाता है, तो उसी बोलते हैं फ्लस। स्पेशली व्हेन द इकोनॉमी इज फ्लस, जब इकोनॉमी फ्लस विथ एक्सेस फंड, मतलब क्या हुआ, जब कहीं पे अधिकता हो किसी चीज़ की, तो मतलब क्या हो, फ्लस टाइप कंडीशन क्रिएट हो जाएगी इकोनॉमी में। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो पैसे का फ्लस ही हो रहा होगा वहाँ पे। जब इकोनॉमी इज फ्लस विथ एक्सेस फंड के साथ, एज एज वाज सीन आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन ऑफ द हाई वैल्यू करेंसी नोट्स पोस्ट नवंबर सन 2016, ठीक है। ये जो एक्सेस फंड और फ्लस वाली प्रक्रिया देखी गई थी, फ्लस वाली प्रक्रिया जो देखी गई थी इकोनॉमी के अंदर, ये सन 2016 के समय देखी गई थी, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, करेंसी का। बात समझ में आई? प्रक्रिया समझ में आया? इससे क्वेश्चन भी बना, वो भी तुम्हें समझ में आया होगा, तो उस क्वेश्चन को तुम ध्यान में रखना अपने। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है बेस रेट। व्हाट इज द बेस रेट? बेस रेट होता क्या है, ठीक है। बेस रेट, अब इससे भी जितने क्वेश्चन बनेंगे मैं उन क्वेश्चनों को बताता जाऊंगा, तुम उनको ध्यान से सुनना, उनको नोट करते जाना, ठीक है। और जो क्वेश्चन बताऊंगा तुम्हारे एसएससी एग्जाम से भी रिलेटेड रहेंगे, यूपीएससी से रिलेटेड रहेंगे ही, बाकी जितने भी वनडे एग्जाम हैं जिनमें इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं, सब यहीं से तुम्हारे मिट जाएंगे। बेस रेट क्या होता है? बेस मतलब क्या हुआ? आधार, मतलब कोई ऐसी चीज तुम इक्विबिलियम, मतलब इक्विबिलियम, कोई ऐसी चीज जहां से चीजें शुरू हो, जहां को तुम आधार मान लो, ठीक है। एक बेस रेट मतलब एक अस्थाई चीज हो जहां स्टेबल पोजीशन हो, जिस चीज को तुम मान लो, और वहीं से तुम अपने जीवन की हर प्रक्रिया को कर रहे हो, उसी को बोलते हैं बेस, ठीक है, आधार। क्या लिखा है? बेस रेट इज द इंटरेस्ट रेट बिलो which the SCBS will lend no loan to its customer। बेस रेट क्या है? बेस रेट जो है एक इंटरेस्ट रेट है इन द बैंकिंग सेंस में, ध्यान देना, बैंकिंग सेंस में बता रहा हूँ। बेस रेट एक इंटरेस्ट रेट, और कैसा इंटरेस्ट रेट? ऐसा इंटरेस्ट रेट जिसके बिलो जो है, जिसके नीचे जो है, SCBS जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स हैं, वो जो है अपने ग्राहकों को लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे। बात समझ में आई? जैसे क्या होता है, एक बेस रेट क्यों डिसाइड किया जाता है, उसके पीछे कारण ये है, मान लो कोई कारपोरेट वाला आ गया और बैंक से कहा तुमको हम इतना परसेंट देंगे, मैनेजर को बता दिया, ठीक। अब मैनेजर ने इस बेस रेट के नीचे ही उसको लोन प्रोवाइड कर दिया, मतलब वो सस्ते दाम में पा गया, कम इंटरेस्ट रेट में पा गया ना, उसका तो फायदा हुआ। तो ये प्रक्रिया इसीलिए, अगर ये बेस रेट नहीं रहेगा तो क्या होगा, बैंकों को प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। बैंक जो है लालच में
या फिर जो उसमें मैनेजर या फिर कर्मचारी काम कर रहे हैं वो लोग लालच में जो है क्या बोलते हैं बेस रेट के नीचे लोन प्रोवाइड करा देंगे, जिसके कारण से क्या होगा, उनको घाटा हो जाए, बैंक को घाटा हो जाए। जब बैंकों को घाटा होगा तो आरबीआई को घाटा होगा, जब आरबीआई को घाटा होगा तो पूरे गवर्नमेंट को घाटा होगा, जब गवर्नमेंट को घाटा होगा पूरी कंट्री की जीडीपी डाउनफॉल करने लगेगी। बात समझ में आई? दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट व्हाट इज द बेस रेट। इसका इफेक्ट क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। ये सीबीएस विल लेंड नो लोन्स, कोई भी लोन नहीं देंगे टू इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर को। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ लाइक प्राइम लेंडिंग रेट। इसको क्या बोला गया, पीएलआर। ध्यान देना, अब तुम क्वेश्चन सुनो। एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ बना कि बेस रेट क्या होता है, कि इसके नीचे कोई भी क्या बोलते हैं लोन नहीं दिया जाएगा, मतलब क्या, पैसा नहीं दिया जाएगा कस्टमर को। एक क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी व्हाट इज बेस रेट, उसके बाद डिफरेंट क्या बोलते हैं ऑप्शन दे देगा तुमसे। और इस प्रकार का क्वेश्चन आज के समय तो लगभग कई एग्जामों में आने लगा है। ठीक है, तो इस चीज़ को तुम समझना, बेस रेट क्वेश्चन नोट कर लो। और दूसरा, इसका एक और नाम है, इसको क्या बोला जाए, प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट मतलब क्या हुआ, मुख्य रेट। एक ऐसा रेट जो डिसाइड किया गया है, ना तो उसके नीचे जा सकते हैं, ठीक है, बाकी प्रक्रिया उससे ऊपर हम कर सकते हैं। इसका मतलब इट इज़ लाइक अ प्राइम लेंडिंग रेट एंड अ बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। और इसको बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट भी कहा जाता है। बेंचमार्क मतलब क्या हुआ, एक ठप्पा लग गया, एक मोहर लग गई, जो मतलब तुम इससे नीचे नहीं जा सकते हो। बात समझ में आई? बीपीएलआर, तो इसको भी तुम नोट कर देना। इसी बेस रेट के बारे में चर्चा हो रही है, 3-4 क्वेश्चन यहीं से निकल के आया। ऑफ द पास्ट एंड इज बेसिकली अ फ्लोर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी को ही बोला जा रहा है फ्लोर रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लोर मतलब क्या हुआ, छत। फ्लोर मतलब छत ही होता है ना। छत मतलब क्या, एक प्रकार से बेस, बेस बना हुआ है। ठीक है, इट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग आइडिया बीपीएलआर ऑन द 1 जुलाई सन 2010। ठीक है, पास्ट एंड इज बेसिकली फ्लोर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग आइडिया ऑफ द बीपीएलआर 1 जुलाई सन 2010। 1 जुलाई सन 2010 को इसने बीपीएलआर का आइडिया जो था उसको रिप्लेस कर दिया इस बेस रेट प्रक्रिया ने। देखो बेसिकली सेम है, लेकिन उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है अलग अलग ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, उस हिसाब से चीज़ों को इकोनॉमी में डिफाइन किया जाता है। द बीपीएलआर सिस्टम जो क्या बोलते हैं बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट था, सिस्टम जो है, वाइल द एग्जिस्टिंग सिस्टम वाज द पीएलआर, जो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम जो था पीएलआर था, इंट्रोड्यूस इन द सन 2003। सन 2003 में क्या बोलते हैं बीपीएलआर सिस्टम जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, बीपीएलआर को पीएलआर ने रिप्लेस किया है। फेल शॉर्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग ट्रांसपायरेंसी इन द लेंडिंग रेट। लेंडिंग रेट में जो उधार देने वाली प्रक्रिया है उसमें ट्रांसपायरेंसी लाने के लिए इसको लाया गया था सन 2003 में। दिस वाज मेनली बिकॉज अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में बैंक कुड लेंड बिलो बीपीएलआर। इस सिस्टम में समस्या क्या थी, बैंक जो है बीपीएलआर के नीचे क्या बोलते हैं कुड लेंड, वो क्या कहते हैं बीपीएलआर जो बेंचमार्क सिस्टम सेट किया गया था उसके नीचे भी पैसा दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे घाटा होता था आरबीआई को, वही बताया गया आगे। दिस रिजल्टेड इन द बार्गेनिंग बाय द बारोवर विद द बैंक। मैंने क्या बताया, जो कॉर्पोरेट सेटअप होते हैं, जो कॉर्पोरेट वाले होते हैं, वो बीपीएलआर जब सिस्टम लागू था सन 2003 में, तो वहाँ पे क्या होता था, बैंक को एलोकेशन थी, बैंक को अलाउड था कि आप इसके नीचे जो है पैसा जाके दे सकते हैं, जो बेंचमार्क सेट किया गया था। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट वाले बार्गेनिंग करते थे बैंकों से, ठीक है, कि हाँ भैया तुमको इतना परसेंट दे देंगे, तुमको इसके नीचे दे दो, कम से कम इंटरेस्ट दे दो, उनको पैसा दे दो। उनका भी काम बन जाता था। बात समझ में आई? तो इससे जो है आरबीआई को लॉस होने लगा, गवर्नमेंट को लॉस होने लगा। क्या हुआ ठीक है, तो दिस बार्गेनिंग बाय द बारोवर विद द बैंक विथ अल्टीमेटली वन बारोवर गेटिंग चीपर लोन। इससे क्या हुआ, एक बारोवर चीपर लोन पा रहा है, लोन देन द अदर, दूसरे कंपेयर में एक चीपर पा रहा है जो उसको पैसा खिला रहा है, और यही कारण हो रहा है, एक सस्ता लोन पा रहा है, एक महंगा लोन पा रहा है। एंड ब्लरिंग द अटेम्प्ट ऑफ ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपायरेंसी जो कि क्या बोलते हैं, सॉरी फॉर दैट, ट्रांसपेरेंसी जो कि लाने की कोशिश थी गवर्नमेंट की, वो ब्लर हो रही थी, धुंधली पड़ रही थी। ठीक है, सही बात है, अगर तुम एक को कम में दे रहे हो, एक को तुम अधिक में ज़्यादा दे रहे हो, और ये अधिक पाने वाले कौन थे, जिनको अधिक इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता, तो बेचारे किसान थे, मजदूर से। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये जमींदारों वाली हाल हो गई थी। बात समझ में आई?
क्योंकि जब इनको अधिक लोन क्या कहते हैं अधिक इंटरेस्ट रेट पे तुम दे दोगे तो समस्या नहीं क्रिएट हो जाएगी। और जो कारपोरेट वाले हैं, बड़े बड़े घराने वाले हैं, पैसा खिला के सस्ते रेट पे लोन लेके अपना काम चला रहे थे, विजय माल्या टाइप। आगे क्या है, ट्रांसपेरेंसी इन द लेंडिंग बिजनेस फॉर द सेम रीजन इट वाज आल्सो डिफिकल्ट टू असेस द ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेट। ठीक है, इसके कारण से जो पॉलिसी रेट थी उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पा रही थी, जो रेपो रेट था, रिवर्स रेपो रेट था। ठीक है, इस प्रक्रिया को मार्केट में सही तरीके से इसी कारण से क्या बोलते हैं एक्टिवेट नहीं किया जा पा रहा था। जो मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो होनी चाहिए थी उस लेवल नहीं हो पा रही, जिसके कारण से क्या हुआ, डेवलपमेंट हमारा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, जो बेंचमार्क की प्राइम लेंडिंग रेट था। ठीक, क्योंकि सीधी बात है ना, अगर जो जहाँ से लोन दिया जा रहा है, जहाँ से मतलब बैंकों के पास आरबीआई ने रेपो रेट लगा के पैसा तो दे दिया, लेकिन अब जहाँ से मेन लोन देना है, जहाँ इंडिविजुअल के पास लोन जाना है, जिस सेक्टर में अधिक आवश्यकता है उस सेक्टर में पैसा पहुँच ही नहीं पा रहा है, समस्या क्रिएट हो जाएगी ना। जिस सेक्टर में ज़रूरत नहीं उस सेक्टर में भरपूर पैसा जा रहा है, वो लोग पैसा ला के क्या कहते हैं लोन लेके कहीं और पैसा लगा रहे हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे है ऑफ द आरबीआई टू लेंडिंग रेट ऑफ बैंक। तो बेस रेट सिस्टम इज एम्ड एट, बेस रेट सिस्टम का एम क्या था जब उसको लाया गया, इन्हांसिंग ट्रांसपेरेंसी इन द लेंडिंग रेट ऑफ बैंक। ठीक है, जो लेंडिंग रेट ऑफ बैंक है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के कारण इसको लाया गया, एंड इनेबलिंग बेटर असेसमेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा बनाकर लागू की जाएगी इसके ऊपर, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के तहत, एमएसएफ के तहत, ठीक है, उसमें प्रॉपर तरीके से वो लागू की जाए। ठीक है, इसलिए बेस रेट को लाया गया। आफ्टर इट्स डीरेगुलेशन बाय आरबीआई, सन 2010 में इसको डीरेगुलेट किया गया। बैंक फिक्स दियर ऑन बेस रेट, बैंक अपना बेस रेट फिक्स किए। ठीक है, बैंक जो है अपना बेस रेट फिक्स किया। ओफ, लाइट चली गई यार, एक मिनट, लाइट का इंतजाम करें, बताते हैं, सॉरी। हाँ, सो हम कहाँ थे, लाइट चली गई थी। दस इन प्रैक्टिस, मतलब जो बेस रेट का जो क्या बोलते हैं, आफ्टर इट डीरेगुलेशन बाई आरबीआई सन 2010, सन 2010 में जब बीपीएलआर का ना डीरेगुलेशन हुआ, तो बैंक जो है अपने बेस रेट जो कि फिक्स किए बैंक जो है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दस इन प्रैक्टिस बेस रेट शो द डिफरेंशिएशन। बेस रेट के कारण क्या बोलते हैं, जब मतलब फिक्स किया गया तो डिफरेंशिएशन शो होने लगा। क्या हुआ, चेंजिंग फ्रॉम बैंक टू बैंक अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन इन द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ बैंक। ठीक है, क्या हुआ, जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी बैंक की, जो बैंक अपने कार्य करने में प्रक्रिया मतलब जो बैंक कार्य कर रहे थे उसमें जो पूंजी लग रही थी, जो ऑपरेशनल कॉस्ट था, उसमें डिफरेंस देखा जाने लगा जब इस बेस रेट को फिक्स किया गया। ठीक है, किसी में क्या हुआ, कम आने लगा, मतलब सीधी बात है, जो किसी की जो कमाई थी किसी बैंक की वो कम आने लगी, किसी की बैंक की कमाई जो ज़्यादा होने लगी। ठीक है, बेस रेट के कारण, क्योंकि इससे पहले जो बीपीएलआर सिस्टम था, उस बीपीएलआर सिस्टम में क्या था, बैंक अपने मनमानी ढंग से पैसा देते थे कारपोरेट वालों को या फिर किसी और को लोन लेना है। अब यहाँ पे रेट फिक्स कर दिया गया, तो किसी चीज़ को एकाएक फिक्स किया जाता है ना, तो उसमें प्रक्रियाएं क्या होती हैं, तो उसको उस प्रक्रिया में क्या बोलते हैं, जो इस तरह समझा रहे हैं, जैसे अगर इस चीज़ को फिक्स किया गया है इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए। ठीक है, इससे पहले जो बीपीएलआर सिस्टम ये लोग चला रहे थे तो उसमें अप डाउन करके दे रहे थे। ठीक है, तो अप डाउन करके दे रहे थे, तो इस लेवल में लाने के लिए इनको टाइम लगेगा। जब स्टार्टिंग में ये लोग इस रेट के हिसाब से पैसा देना चालू करेंगे तो कोई क्या ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा था, इससे कोई कम प्रॉफिट कर रहा था। ठीक है, बैंकों में, तो इस लेवल पर लाने के लिए उनका जो प्रॉफिट का क्या बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन होगा वो निकल के आने लगेगा। ठीक है, कम ज़्यादा प्रॉफिट कुल मिला के आने लगा बैंकों का। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, बैंक और नॉट अलाउड टू लेंड एनी लोन बिलो दियर बेस रेट। मार्च सन 2022 में क्या हुआ, बेस रेट ऑफ द बैंक वाज इन रेंज ऑफ 7.25 से 8.80%। तुम इसको नोट कर लो, ये तुम्हारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है और जितने भी वनडे एग्जाम होने वाले उसमें भी आ सकता है। क्या हुआ, सन 2022 में आरबीआई द्वारा डिसाइड किया गया जो बेस रेट होगा बैंकों का, जो बेस रेट होगा बैंकों का वो 7.25 से 8.80। ठीक है, इतना डिसाइड किया गया।
बात समझ में आई? इसको रेड कर लूँ क्या, ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। 8.80 रखा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे? मार्च सन 2022 में। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देना। बेस रेट जो है मार्च सन 2022 में इसको फिक्स किया गया 7.25 से 8.80 तक। बाय द फिजिकल ईयर सन 2015-16 में सेवरल न्यू इनिशिएटिव वर टेकन बाय आरबीआई इन द एरिया ऑफ क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसी के क्षेत्र में कई कई नए इनिशिएटिव जो कि लिए गए आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो जो इनिशिएटिव लिए गए वो सब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंडिंग प्रक्रिया के बारे में थे और मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के बारे में थे, ठीक है। और पैसा क्या बोलते हैं, जो मार्केट में सरप्लस अमाउंट में फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, मॉनेटरी मैनेजमेंट के लिए थे, ठीक है। और लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए थे। इस बैंक रेट के इस बेसिस पे, जो बेस रेट डिसाइड किया गया था, इसके बेसिस पे आप चीज़ों को किस प्रकार से मैनेज करना है, किस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, ठीक है, इससे रिलेटेड चीज़ें थी। तो ये है प्रक्रिया। हाँ, बात समझ में आई? तो आपको हम आशा करते हैं बेस रेट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और बताइए ये व्यू कैसा लगा, प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट ज़रूर करना यार। बेहतरीन लग रहा है ना, हमें तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मतलब एक नेचर जैसी फीलिंग आ रही है कि ना, ये लाइव होता तो और आनंद आ जाता ना। कल से कोशिश रहेगी लाइव चलेगा तो आनंद आएगा पढ़ने में। और बताओ तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसी है? उसी के लिए इस इमेज को लगाए हैं, मेंटल हेल्थ कैसी है तुम्हारी, ये बताओ। थोड़ा इस पे बात करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे ना तो उसको कमेंट में मेंशन कर देना, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। हम उसकी कोशिश पूरी करेंगे, जिस हिसाब से हमारा नॉलेज, जिस हिसाब से हम पढ़ाई किए उस चीज़ के बारे में पूरी कोशिश करेंगे उसको दूर करने के लिए, ठीक है। और तुम नेचर से अटैच रहो यार प्लीज़, इस चीज़ को समझो। तुम नेचर से अटैच रहो, ये नेचर देख रहे हो ना सामने, तुम इससे अटैच रहो, इससे जुड़े रहो, क्योंकि ये कामनेस प्रोवाइड करती है। देखो इतनी गजब इमेज देख रहे हो ना, दिमाग को सुकून मिलता है। वो जो कामनेस वाली फीलिंग जाती है दिमाग में, तब उससे रिलेटेड जो हार्मोन्स निकलते हैं ना दिमाग में, तो जो डिफरेंट वाइब्रेशन होते रहते हैं दिमाग में, क्योंकि यही वाइब्रेशन जिम्मेदार होते हैं हेडेक के, डिप्रेशन के, फ्रस्ट्रेशन के। तो ये वाइब्रेशन काम डाउन हो जाते हैं, वाइब्रेशन शांत हो जाते हैं, ठीक है। उससे हमारी मेंटल हेल्थ बेटर होने लगती है। बात समझ रहे हो ना? तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना, ठीक है। और मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है आज के समय यार। बच्चे क्या करें उसमें बच्चों की भी गलती नहीं है, ठीक है। थोड़ा अभी एजुकेशन का जो डायरेक्शन है हमारे कंट्री में, वो मेंटल हेल्थ से निकालने के लिए हो नहीं रहा है। रट्टाफिकेशन क्या बोलते हैं, स्टडी का जो पर्पज, एजुकेशन का पर्पज हो गया है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ से निकालने के लिए एक ही चारा है कि आप ध्यान कीजिए, ठीक है। जब आप ध्यान करेंगे तो जो बच्चे 18 की एज को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, 19 20 साल के हो चुके हैं, मैं उनके लिए सजेशन करता हूँ वो इस ध्यान प्रक्रिया को अपनाएं और खासकर कोशिश करें वो थोड़ा नेचर में ध्यान करने की कोशिश करें, जहाँ पे हरियाली हो, ठीक है, जहाँ पे सूर्य की रोशनी बेहतरीन तरीके से आती हो, सुबह का समय हो, हवा अच्छी चल रही हो, तो आप फ्रेश जगहों पे जो कि ध्यान करने की कोशिश करो। तो ये तुम्हें सिखाएगा सर कैसे हम इस मेंटल कंडीशन से रिलीफ पाए, क्योंकि हमने खुद ही अपने ऊपर आजमाया सर। जब हम ध्यान करते हैं, जब स्टार्टिंग हमने शुरू किया तो हमें धीरे धीरे पता लगने लगा ये जो वाइब्रेशन है, ये जो आर है, इनको टैकल कैसे करो। ये जो कोई भी थॉट, मान लो तुम कोई प्रक्रिया कर रहे हो, ठीक है, जैसे ही निगेटिविटी जैसा कोई थॉट आया उस प्रक्रिया से रिलेटेड कि तुम इसको नहीं कर सकते हो, तुरंत वहीं पे दिमाग जो तुम ध्यान कर रहे थे उससे जो निकलने वाली प्रक्रिया तुरंत उसको टैकल करेगी, वो बताएगी सर तुम्हारा कोई काम नहीं यहाँ पे, तुम निकल जाओ। तो उस थॉट को कट आउट कर देगी, उस थॉट को भगा देगी। तो ये ध्यान से असर होता है। बात समझ में आई? ठीक है।
तो ये प्रक्रिया करो। और मेंटल हेल्थ में कोई भी समस्या हो कमेंट में मेंशन करना, ठीक है, मैं उससे निपटने की पूरी कोशिश करूँगा। आपकी समस्या क्या है? क्योंकि आज के समय पे पढ़ना तो ज़रूरी है ही, लेकिन पढ़ने के साथ अगर मेंटल हेल्थ नहीं एक्टिवेट रहेगी, बेटर नहीं रहेगी, तो हम पढ़ाई बेटर फॉर्म में नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई? सो इसी के साथ अपने वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और बताओ कैसे हो तुम सब? ठीक है। इस व्यू को देखो, लाजवाब लग रहा है यार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकतवर रहो, सदा मुस्कुराते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इमेज बड़ा कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।